जोहार साथियों, मेरा नाम है हसनैन रज़ा। जेएच क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कमेंट किया, सर क्लास के साथ साथ जो है एमसीक्यू भी लेकर आइए। तो आज जो हम लोग एमसीक्यू सेशन कंप्लीट करेंगे और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का जो हमारा एमसीक्यू है वो है झारखंड की भौगोलिक संरचना। मतलब कि झारखंड के भौगोलिक संरचना पे जिस तरह का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, उसी तरह का क्वेश्चन बनाकर जो है एमसीक्यू के रूप में लेकर आए हैं। तो जो बच्चे एमसीक्यू करना चाहते हैं वो एमसीक्यू भी यहाँ से कर सकते हैं। और बाकी जो क्लास हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, मैंने आपको बताया कि टोटल थ्योरी क्लास जो है झारखंड जीके का इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराया जाएगा, वो आपको कराया ही जा रहा है। तो आज जो हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं और बहुत कम समय लेते हुए जो है फटाफट हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है जो कि हम लोग 15 मिनट में बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको जो है 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप जो है इसका तुरंत आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सारा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ। टोटल जो है 34 क्वेश्चन है, उसमें से आपका कितना सही हुआ ये एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड की भौगोलिक संरचना, उसका एमसीक्यू हम लोग देखने वाले हैं। बहुत कम समय में, बहुत जल्दी में, 15 से 20 मिनट में जो हम लोग फटाफट 44 क्वेश्चन जो है करके कंप्लीट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हम लोग क्या है, हमारा झारखंड का खूबसूरती आप देख सकते हैं और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये जो है कहाँ पर है। ठीक है, यह स्थान कहाँ पर है ये भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है और फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 10 सेकंड में अपना दिमाग में लगाइएगा कि कौन सा इसका आंसर होगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि कितना प्रश्न जो है आपका इसमें सही हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड भारत कौन सा राज्य, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। यानी कि झारखंड का जब स्थापना हुआ था ये कितने नंबर का राज्य था ये आपको बताना है। फटाफट बताइए। तेईसवां नंबर का राज्य, 27वां, 28वां या 29वां। झारखंड जब गठन हुआ था उस समय जो 28वां राज्य था, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को गठन किया गया था और ये भारत का 28वां राज्य बना था। चलिए स्पीड में देखते जाते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कितने नंबर का राज्य है? 13वां नंबर का, 15वां नंबर का, 16वां नंबर का या 19वां नंबर का राज्य है? क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड भारत का कितने नंबर का राज्य है? डैश सबसे बड़ा राज्य है। इसका आंसर का बात किया जाए तो ये 15वां नंबर का राज्य है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है 15वां नंबर का राज्य है, वहीं जनसंख्या के दृष्टि से जो है 14वें स्थान पर आता है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। जनसंख्या के हिसाब से 14वें स्थान पर, 14th नंबर पर, और क्षेत्रफल के हिसाब से जो है 15वें स्थान पर आता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो है भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत जो है झारखंड के पास है, कितना प्रतिशत हिस्सा जो है झारखंड के पास है? 1.42%, 1.89% 2.42% या 2.82%? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.42%। यानी कि भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 2.42% हिस्सा पर जो है झारखंड है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं 2.72 हिस्सा जो हमारा जनसंख्या है, यानी कि भारत का जितना जनसंख्या है उसका 2.72% जो है जनसंख्या झारखंड के पास है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, देशांतर विस्तार क्या होता है, ये हम सारा कुछ बताए हैं। जब हम पिछला यूट्यूब चैनल में जब हम पढ़ा रहे थे उस समय जो आपको पूरा डिटेल में हम बताए थे कि अक्षांशीय विस्तार आपका क्या होता है, देशांतरीय विस्तार क्या होता है। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है ये चीज़ आप बताइए। अगर आप मोटा मोटी तौर पे भी जानते होंगे तो आप आंसर दे सकते हैं, जैसे कि 21 से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 21 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 24 से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो है झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, लेकिन अगर डिटेल में बात किया जाए तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक जो है झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन अगर आप 21 से 25 भी याद रखते हैं तो ये भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आप टिक कर सकते हैं।
झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? मैंने ये भी बताया था कि देशांतरीय विस्तार किसे कहा जाता है, देशांतरीय रेखा किसे कहा जाता है, अक्षांशीय रेखा किसे कहा जाता है, विषुवत रेखा किसे कहा जाता है, कर्क रेखा किसे कहा जाता है, मकर रेखा किसे कहा जाता है, जीएमटी किसे कहा जाता है, सारा कुछ हमने डिटेल में बताया है। ठीक है, तो झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है बताइए। झारखंड का देशांतरीय विस्तार का बात किया जाए तो ए नंबर हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक जो है झारखंड का देशांतरीय विस्तार है। ये पूर्वी देशांतर क्यों कहा जाता है ये भी हम सारा कुछ आपको डिटेल में बताए हैं। अगर आप इतना याद नहीं रख सकते हैं तो देशांतरीय विस्तार सिर्फ याद रखिएगा 83 डिग्री से लेकर 87 डिग्री, 83 डिग्री से लेकर 87 डिग्री पूर्वी देशांतर, इतना भी आप याद रखिएगा तो काम चल जाएगा आपका। चलिए, झारखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम तक का चौड़ाई क्या है? ठीक है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो है झारखंड का चौड़ाई क्या है इसके बारे में बताना है। मैंने बताया था, पूरा डिटेल में बताया, पूर्व से पश्चिम यानी कि ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका ईस्ट होता है। यहाँ से यहाँ तक झारखंड की लंबाई क्या है तो आपका क्या हो जाएगा 463 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तर से दक्षिण झारखंड की लंबाई कितनी है ये भी आपको बताना है। ये हो गया पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे तक का जो है झारखंड का लंबाई कितना है ये आपको बताना है। उत्तर से दक्षिण तक का जो है झारखंड की लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है, ये आपको मालूम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 380 किलोमीटर जो है क्या है झारखंड की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक। जी सर, निकल रहा है आप, कितना देर में आइएगा, कितना देर में आइएगा? 10 मिनट लगेगा। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। 8वां नंबर, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है बताइए। झारखंड से वैसे भी एक ही महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है, आप इसको ऑप्शन से मार सकते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या इनमें से कोई नहीं। मकर रेखा तो गुजरती नहीं है, आपको पता है मकर रेखा भारत से भी नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा ये भी भारत से भी नहीं गुजरती है। कर्क रेखा ऐसी रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा किसे कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को जो है कर्क रेखा कहा जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। झारखंड की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? यानी कि झारखंड का आप मैप देखे होंगे, झारखंड का जो मैप है वो कितने राज्यों के साथ टच करता है, जो हमारा बाउंड्री हमारा सीमा है वो कितने राज्यों के साथ बनाता है? 5 राज्यों के साथ बनाता है। और पूरा डिटेल में भी हम बताएं वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य है जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे अधिक सीमा साझा कौन करता है? बिहार राज्य। सबसे कम सीमा साझा कौन करता है? उत्तर प्रदेश जो है मात्र 40 किलोमीटर जो है सीमा बनाता है झारखंड के साथ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। झारखंड की भूगर्भिक संरचना में किस काल की चट्टानें की अधिकता पाई जाती है? झारखंड का जो भूगर्भिक संरचना है उसमें कौन सा चट्टान की अधिकता पाई जाती है? आर्कियन क्रम का चट्टान, धारवाड़ क्रम का चट्टान, कुड़प्पा क्रम का चट्टान या विंध्या क्रम का चट्टान? बताइए, ये चीज़ हम पढ़ाए हैं। मैंने बताया था कि आर्कियन क्रम का चट्टान जो है 90% भागों पर पाया जाता है। आर्कियन क्रम का चट्टान झारखंड में लगभग 90% भागों पर पाया जाता है। किस क्रम की चट्टानें, और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस क्रम की चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार गृह कहा जाता है? किस क्रम की चट्टानों को धात्विक खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है? बताइए, धात्विक खनिज सबसे ज़्यादा किस प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है? धात्विक खनिज के बारे में आपको मालूम होगा, जिससे लोहा निकाला जाता है, जिससे तांबा बनाया जाता है, जिससे एल्युमिनियम बनाया जाता है, वो धात्विक खनिज होता है। और धात्विक खनिज जो है झारखंड के कोल्हान के क्षेत्र में यानी कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और वहाँ पर किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारवाड़ क्रम के चट्टान में जो है धात्विक खनिज अधिक पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों को कहा जाता है? अभी मैंने बताया सिंहभूम क्षेत्र में धारवाड़ क्रम के चट्टानों को क्या कहा जाता है? कोल्हान श्रेणी। ठीक है, सिंहभूम में जो चट्टान पाया जाता है उसे कोल्हान श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है और धारवाड़ क्रम का चट्टान भी कहा जाता है, और उसी से जो है धात्विक खनिज निकाला जाता है। चलिए अगला है, झारखंड के किस नदी घाटी क्षेत्र में विंध्यन श्रेणी क्रम की चट्टानें मिलती है? ये आपको बताना है। स्वर्ण रेखा नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, बराकर नदी घाटी या सोन नदी घाटी? विंध्या क्रम की चट्टानें किस नदी घाटी के
स्थानों पर पाई जाती है। स्वर्णरेखा नदी घाटी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये दक्षिण के साइड में है, यहाँ पर धारवाड़ करम की चट्टान अधिक पाई जाती है। दामोदर नदी घाटी, यहाँ पर गोंडवाना करम की चट्टान अधिक पाई जाती है, जिसमें कोयला निकाला जाता है। बराकर में भी आपका गोंडवाना करम की चट्टान पाई जाती है, जिससे कोयला निकाला जाता है। लेकिन सोन नदी में जो है विंध्या करम की चट्टानें पाई जाती है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा इसके बारे में, ठीक है। किस काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ और प्रायद्वीपीय भाग हिमचादरों से ढक गया? ठीक है, इसका आंसर बताना आपको। डियोनियन कल्प, सिल्यूरियन, कार्बोनिफेरस कल्प या पर्मियन कल्प में? ठीक है, किस काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ? गोंडवाना लैंड का आपको पता 2 भागों में बट गया था, एक तो आपका रांची पठार और दूसरा हजारीबाग का पठार। ठीक है, इसी बारे में पूछ रहा है, ये कब हुआ है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कार्बोनिफेरस कल्प में जो है क्या हुआ था, ये विभाजन हुआ था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर एवं सोन नदी घाटी में भ्रंश का निर्माण हुआ है, ये आपको बताना है। डेवनियन सिल्यूरियन युग में, पर्मियन ट्रियासिक युग में, ठीक है, मायोसीन और ओलिगोसिन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में? ठीक है, इसका आंसर बताइए। दामोदर एवं सोन नदी घाटी में भ्रंश का निर्माण हुआ है, तो क्या हो जाएगा? पर्मियन और ट्रियासिक युग में जो है ये निर्माण हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का, निम्नलिखित में किस श्रेणी की चट्टानों में कोयले का निर्माण हुआ है? अभी मैंने बताया था आपको कि धारवाड़ करम के चट्टान में धात्विक खनिज पाई जाती है और गोंडवाना करम के चट्टानों में जो है कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, झारखंड में गोंडवाना करम की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या 6 भागों में? झारखंड में जो गोंडवाना करम का चट्टान है जिससे कोयला अधिक पाई जाती है, ठीक है, तो वो कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में जो है इसे बांटा गया है। सबसे पहला जो होता है आपका क्या होता है? उच्चतम गोंडवाना हम लोग कह सकते हैं, मध्य गोंडवाना और निम्न गोंडवाना, ये 3 भागों में इसे बांटा गया है। अगला है, राजमहल ट्रैप का निर्माण किससे हुआ है? ठीक है, राजमहल ट्रैप जो कि आपको पता है कि साहेबगंज गोड्डा के क्षेत्र में पाया जाता है राजमहल ट्रैप, इसका निर्माण जो है किससे हुआ है? तो ये भी हम पढ़ाए हैं, दक्कन ट्रैप के रूपांतरण से, वलन से, ज्वालामुखी उद्गार से या फिर आपका रूपांतरित चट्टानों से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी उद्गार से जो है जो आपका राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। और राजमहल ट्रैप में आपको मालूम होगा कि आपकी काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो मैग्मा लावा बाहर निकलता है और उसी से जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रैप संरचना का निर्माण हुआ है जुरेसिक युग में, डियोनियन युग में, सिल्यूरियन युग में या क्रेटिशियस युग में? ठीक है, इसका अगर निर्माण का बात किया जाए तो ये तो क्रेटिशियस युग में हुआ है, लेकिन कुछ निर्माण जो इसका जुरेसिक युग में भी हो गया था। ठीक है, और इसी निर्माण के फलस्वरूप यानी क्रिटेशियस युग आते आते यहाँ पर जो डायनासोर पाए जाते थे वो विलुप्त हो गए। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि डायनासोर के ये जब यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होने लगा तो धीरे धीरे जो है डायनासोर भी यहाँ पर खत्म हो गया। तो राजमहल ट्रैप का संरचना का उद्गार कब हुआ है? क्रिटेशियस युग में हुआ है। बहुत सारे किताबों में क्रिटेशियस युग और जुरेसिक युग भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, झारखंड में किस जिले में राजमहल ट्रैप विस्तृत नहीं है? क्वेश्चन समझिए, झारखंड के किस जिले में राजमहल ट्रैप विस्तृत नहीं है? साहेबगंज, गोड्डा, दुमका या चतरा? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चतरा में जो है विस्तृत नहीं है। ठीक है, चतरा में विस्तृत नहीं है, बाकी साहेबगंज में भी, दुमका में भी और गोड्डा में राजमहल विस्तृत है, राजमहल की पहाड़ियाँ विस्तृत है। दक्कन ट्रैप संरचना का निर्माण हुआ है, चलिए बताइए। जब झारखंड में राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था उसी समय जो है दक्कन ट्रैप का भी निर्माण हुआ है, जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और दक्कन ट्रैप के बारे में आपको पता होगा कि वहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास की खेती के लिए उत्तरदायी है।
ठीक है। तो इसका निर्माण कब हुआ है? जुरासिक और क्रिटेशियस दोनों युग में जो है इसका निर्माण हुआ है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। दक्कन ट्रैप संरचना का निर्माण जुरासिक युग और क्रिटेशियस युग दोनों में हुआ है। सीनोजोइक कर्म की चट्टानों के निर्माण स्वरूप नदियों के ऊपरी मार्ग पर किसका निर्माण हुआ है? ठीक है, सीनोजोइक कर्म की चट्टानों के निर्माण स्वरूप नदियों के ऊपरी मार्ग पर किसका निर्माण हुआ है? ये चीज पूछा जा रहा है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल प्रपात का जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, सीनोजोइक कर्म की चट्टानों के निर्माण स्वरूप नदियों के ऊपरी मार्ग पर किसका निर्माण हुआ है? जल प्रपातों का निर्माण हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हिमालय निर्माण के कारण छोटा नागपुर पठार का निर्माण कितनी अवस्थाओं में हुआ है? ये चीज आपको बताना है। ये भी पढ़ा है हम, कितनी अवस्थाओं में हुआ है? ये आपका 3 अवस्थाओं में हुआ। ठीक है, हिमालय का निर्माण जो है छोटा हिमालय निर्माण के कारण छोटा नागपुर पठार का निर्माण जो है 3 अवस्थाओं में हुआ है, 3 अलग अलग चरणों में हुआ है। यही चीज़ ये पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं? ठीक है, आप जानते हैं बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ किसको कहा जाता है? तो झारखंड को जो है रूर प्रदेश कहा जाता है भारत का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत खनिज संपदा है, इसीलिए। चाहे वो कोयला हो, लोहा हो, तांबा हो, एल्युमिनियम हो, सोना हो, चांदी हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जो है इसे क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है झारखंड को, और खास करके छोटा नागपुर के क्षेत्र को। ठीक है, चलिए पश्चिम रांची पठार में समतल पठारी भाग को कहा जाता है। पश्चिम जो रांची का पश्चिमी भाग है, रांची क्षेत्र का जो पश्चिमी पठार है, उसके समतल भाग को क्या कहा जाता है? पाट का क्षेत्र, संप्राय पठार, टांड क्षेत्र या दोन क्षेत्र? आपको मालूम होगा कि रांची के पश्चिम भाग में क्या पाया जाता है? पाट का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, गुमला, लातेहार, नेतरहाट जो है यही पाट के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि औसतन झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। सबसे ऊंचा पीक का बात किया जाए, चोटी का बात किया जाए तो वो पारसनाथ होता है, क्योंकि वो एक पहाड़ी है। लेकिन औसतन पूरा एक क्षेत्र का बात किया जाए तो पाट का क्षेत्र जो है झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। और वहाँ भी 2-3 आपकी चोटी है जो आपको याद रखना है, चाहे वो नेतरहाट हो, चाहे वो गणेशपुर पाट हो, या फिर आपका जमीरा पाट हो। ये तीनों ऊंची चोटी है किसका? पाट के क्षेत्र का। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो रांची में जो पश्चिम पठार है उसके समतल भाग को क्या कहा जाता है? पाट का क्षेत्र कहा जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए झारखंड में पाट प्रदेश स्थित है हजारीबाग पठार पर, रांची पठार पर, पलाऊ पठार पर या कोल्हान श्रेणी पर? तो आपको मालूम होगा, अगर आप पाट क्षेत्र के बारे में पढ़े होंगे, रांची के पठार के बारे में पढ़े होंगे, क्योंकि आपको पता है कि रांची का पठार और हजारीबाग का पठार ये दोनों सेम एक ही पठार होता था। लेकिन क्रिटेशियस युग के समय जब दोनों पठारों का विभाजन हुआ, उस समय जो है हजारीबाग का पठार और रांची का पठार अलग हो गया दामोदर नदी के कारण। ठीक है, तो ये जो पाट का क्षेत्र है ना, ये रांची के पठार का हिस्सा है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाट के क्षेत्र कहाँ मिलता है? रांची के पठार में, हजारीबाग के पठार में, कोडरमा के पठार में, उपरोक्त में से कोई नहीं, सेम चीज़ है। ठीक है, तो रांची का पठार जो है इसका आंसर हो जाएगा। और JSSC 2015 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए पाट क्षेत्र में निम्न में से कौन सा पाट सर्वाधिक ऊंचा है? ये बताइए। पाट क्षेत्रों में मैंने बताया कि पाट क्षेत्र में जो है 3 पठार, 3 चोटी जो है सबसे ऊंचा है। ठीक है, वो तीनों चोटी का नाम आपको याद रखना है। सबसे ऊंचा जो है नेतरहाट है, दूसरे नंबर में जो आपका गणेशपुर पाट है, और तीसरे नंबर में जो है जमीरा पाट है। ये तमीरा लिखा गया है, जमीरा याद रखिएगा। ठीक है, जमीरा पाट जो है तीसरे नंबर में। पाट क्षेत्र में सबसे ऊंचा क्षेत्र नेतरहाट, दूसरे में गणेशपुर और तीसरा में जो है जमीरा पाट। चलिए अगला याद रखिए, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा है?
बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थल का बात किया जाए तो ये आपका नेतरहाट है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल नेतरहाट किस जिले में स्थित है? ये भी इजी क्वेश्चन है। अगर आप झारखंड जीके का थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा कि गुमला में नहीं है, पूर्वी सिंहभूम में नहीं है, गढ़वा में नहीं है, लातेहार में जो है नेतरहाट नामक स्थान स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ क्षेत्र के समतल मैदानी भागों को क्या कहा जाता है? पाठ क्षेत्र का जो समतल मैदानी भाग है उसे क्या कहा जाता है? संप्राय का मैदान, थाली का मैदान, 56 कोटा का मैदान या 24 का मैदान? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा कि पाठ के क्षेत्र के समतल मैदानी भागों को क्या कहा जाता है? 24 का मैदान कहा जाता है। ये जो पाठ का क्षेत्र है उसमें भी जो मैदानी भाग है, जो समतल भाग है, उसे 24 का मैदान कहते हैं पाठ का क्षेत्र में, यानी कि नेतरहाट के आसपास वाले क्षेत्र में, ठीक है। पाठ क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है, बताइए। पाठ के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है, क्या सोन नदी है? नहीं, सोन नदी कहाँ प्रवाहित होती है? गढ़वा के क्षेत्र में प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी ये आपका दक्षिण के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। बराकर नदी गिरिडीह और धनबाद में प्रवाहित होती है। यहाँ पाठ का बोल रहा है, यानी कि नेतरहाट के आसपास कौन सी नदी प्रवाहित होती है? उत्तरी कोयल नदी जो है प्रवाहित होती है। चलिए अगला देखते हैं। हजारीबाग और रांची पठार को पृथक करने वाली नदी कौन सी है? थोड़ा देर पहले हमने बताया कि हजारीबाग और रांची पठार जो है दोनों एक ही हुआ करता था, लेकिन जब दामोदर नदी का निर्माण हुआ उस समय क्या हुआ, ये दोनों घाटी अलग हो गए। एक साइड हो गया आपका ऊपर के ओर हो गया हजारीबाग पठार और दक्षिण की ओर हो गया आपका रांची का पठार। तो कौन सी नदी विभाजित करती है? दामोदर नदी जो है हजारीबाग और रांची के पठार को विभाजित करती है। चलिए अगला प्रश्न है। रांची पठार की औसत ऊंचाई है। रांची पठार की औसत ऊंचाई बताइए। 400 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर। थोड़ा सा ऑप्शन जो है कन्फ्यूजन वाला दे दिया है, लेकिन आप 600 मीटर याद रखिएगा। 600 मीटर जो है रांची के पठार की औसत ऊंचाई है, ठीक है। कहीं कहीं 700 मीटर दे देता है, लेकिन इस चीज़ को आप याद नहीं रखिएगा। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितना है? 600 मीटर, ठीक है। कितना सही किए होंगे, कितना गलत किए होंगे, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जो है आपको मालूम चले कि हमने जो है क्या पढ़ा है अभी तक। तो MCQ सेशन भी अब हमारा रेगुलर आएगा। सप्ताह में कम से कम जो है 3 दिन MCQ सेशन लिया जाएगा। बाकी जो थ्योरी क्लास आपका रेगुलर चल रहा है वो चलते रहेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जोहार।